it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। टीम का तरकश डिबेट का वक्त, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच महायुद्ध फिर शुरू होने का खतरा मंडरा गया है। बीती रात अमेरिका ने ईरान के 80 से ज्यादा ठिकानों पर भीषण बमबारी की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के केशम द्वीप, बंदर अब्बास, सिरिक समेत कई शहरों पर हमले किए और कुछ ही देर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की का अंकारा में ईरान पर हमले की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि सीज फायर खत्म करने का समय आ चुका है। तो बड़ा बयान यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने कहा मुझे लगता है सीज फायर खत्म, और इसके साथ ही उनका यह भी कहना था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना है। ट्रंप ने नाटो पर भी नाराजगी जताई और कहा कि दुनिया के सबसे बड़े आतंक समर्थक देश ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ नहीं दिया। ईरानी नेतृत्व को भी झूठा बता दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। और अमेरिका ईरान वार्ता पर यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। Mr. President, is the ceasefire over? Is the ceasefire done? Is the MOU dead? It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. डोनाल्ड ट्रंप जिस भाषा में बात करते हैं ये कोई नई बात नहीं, लेकिन इससे पहले भी कई बार सीज फायर करेंगे, फिर सीज फायर तोड़ देंगे, बयान कई आए। लेकिन बीती रात क्योंकि अटैक्स भी हुए, इस लिहाज से ये मामला अपने आप में बहुत बड़ा और गंभीर हो जाता है। इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर प्रभु दयाल जी जुड़ गए हैं। मेजर जनरल AK सिवाच साहब हमारे साथ इस वक्त चर्चा में आ गए हैं। प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले प्रभु दयाल जी, आपका रुख मैं करूंगी। डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के सर आपके लिए क्या मायने हैं? ये सिर्फ धमकी है या वाकई इसको कॉन्क्रीट कई तरीके से लिया जाए? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है उसको बहुत सीरियसली लेना होगा। ये जो सीज फायर था ये बड़ा फ्रेजाइल था, लेकिन दुनिया की उम्मीदें उस पे कायम थी। सब लोग चाहते थे कि ये लड़ाई फिर से ना छिड़े, क्योंकि दुनिया का बहुत नुकसान होता है अगर इस तरह की लड़ाई होती है। लेकिन जो ट्रंप साहब के बयान है उनसे ये साफ नजर आया है कि उनकी तरफ से अब कोई भी वो कदम नहीं उठाएंगे पीस की तरफ, और फिर से ईरान पे अटैक उन्होंने शुरू कर दिए। देखिए, मैं दोनों कंट्रीज में पोस्टेड रह चुका हूँ, ईरान में भी अमेरिका में भी। मैंने देखा है कि इन दोनों कंट्रीज के बीच में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। किसी तरह से कुछ समझौते किए जा रहे थे, वो बिल्कुल अब खत्म हो गए हैं, और मुझे डर लगता है कि लड़ाई बहुत जोर से फिर शुरू होने जा रही है। लड़ाई बहुत जोर से शुरू होने वाली है, और ये जिस बात का जिक्र हम बार बार कर रहे थे कि क्या युद्ध के मुहाने पर फिर से परिस्थितियां जा पहुंची हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अमेरिका ईरान वार्ता पर ही ये बड़ी खबर। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है सीज फायर खत्म हो गया है, ईरान से बात करना बेकार है, ईरान से बातचीत वक्त की बर्बादी है और ईरान का नेतृत्व घटिया है। ये वो शब्दावली है जिसका प्रयोग डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट में किया है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं, इससे पहले भी वो इस तरह की भाषा के लिए, इस अंदाज में बात करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जो तलखी उनके बयान में दिखाई दी है, जैसा कि हमारे साथ अभी एम्बेसडर दयाल हैं, उन्होंने इसको बड़ा क्लियर कट कहा कि इसे बड़े गंभीरता से लेने की जरूरत है। लेकिन दुनिया जिस सीज फायर को बड़ी उम्मीद से देख रही थी, क्या ये उम्मीदें यहाँ पर चकनाचूर हो गई हैं? हमारे साथ मौलाना नजर अब्बास रिजवी साहब भी ईरान से इस वक्त जुड़ गए हैं। रिजवी साहब, डोनाल्ड ट्रंप ईरान के नेतृत्व को भी झूठा बता रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है वो किसी को झूठा न बनाए, तो इससे समझ सकता है कि इससे ज्यादा आयरनी कुछ भी हो सकती है। ट्रंप के बयानात किस तरह से बदलते हैं दुनिया का मीडिया देख चुका है। आपने भी कही होगा, सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। और ये जो धमकियां देना उन्होंने शुरू किया है कि सीज फायर खत्म हो गई, सीज फायर तो उसी वक्त खत्म हो गई थी कि के बंदरबास पे ट्रंप हमले कर रहे थे। ट्रंप ये चाहते हैं कि जीत जो हार चुके हैं जंग, उसको बार बार बयान देके ये दिखाए दुनिया के अंदर कि हम वो जंग जीत रहे हैं। और यहाँ ईरान के अंदर भी जो फ्यूनरल का पूरा आपने प्रोसेसन देखा होगा, बार बार जिस तरह से जनता की तरफ से इंतकाम बदले की बात हुई है, तब समझ गए हैं कि बहुत ज्यादा ये MOU को खींचा
नहीं जा सकता है। साथ ही साथ आज जो जनाजा है अयतुल्ला खामनेई का वो इराक के अंदर है, इराक के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हो रहे हैं और कल यहाँ पे फ्यूनरल मशहद में होना है, मशहद में पहुंच गया हूँ आज, तो यहाँ पे भी बहुत जोर शोर से तैयारी है। ऐसी तैयारियों के बीच में एक तरह की धमकियां कि सीजफायर खत्म हो गई है और दोबारा हम हमला करने वाले हैं, ये वही लीगल धमकियां हैं जो ट्रम्प पहले से देते आ रहे हैं। और इस बार ईरान की जनता, ईरान की आर्म फोर्सेस, ईरान की हुकूमत पूरी तरह से एकता के साथ, पूरी इत्तेहाद के साथ तैयार है कि हर हमले का, हर गुस्ताखी का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो यहाँ पे पूरी तरह से आमादी है, बल्कि पब्लिक सेंटीमेंट यही है कि हमारे रहबर जो कत्ल किया था, शहीद किया था, उसका इंतकाम अब हमें ट्रम्प से, इजराइल से और सारी इस्तेमारी, सारी साम्राज्यवादी ताकतों से लेना है। नहीं तो वो इंतकाम कैसे लिया जाएगा? इंतकाम लिए जाने का मतलब क्या है रिजवी साहब? इंतकाम लेने के दो मतलब, एक तो है इंतकाम के दो कई मतलब होते हैं। एक मतलब तो ये होता है किसी शख्स को कत्ल करना, ट्रम्प कत्ल कर देना, नेतन्याहू को कत्ल कर देना, लेकिन इससे बढ़ के यहाँ इंतकाम की बात है और वो है अमेरिकन हेजेमनी, अमेरिकन वर्चस्व को हमेशा के लिए वेस्ट एशिया से खत्म कर देना। और ईरान का अब नेक्स्ट टारगेट यही है कि जितना भी वर्चस्व अमेरिका का और इजराइल के इस मंतक़े के अंदर, खित्ते के अंदर है, उसको खत्म किया जाए ताकि फिलिस्तीन की आजादी का ज़मीन फराहम हो सके। ठीक है, हमारे साथ प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी भी हैं। प्रदीप वॉर जोन में गए थे और वहां से कवरेज करके भी लौटे। प्रदीप, देखिए सीज फायर को दुनिया ने बड़ी उम्मीद से देखा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का बयान जिस टोन के साथ आ रहा है, जहां पर वो ईरान के नेतृत्व के लिए बड़े कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उसे घटिया बता रहे हैं। अब इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप का वो स्टेटमेंट भी याद करिए जिस समय ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी अंतिम संस्कार की, जनाजे की, और दुनिया के जो प्रतिनिधि वहां पहुंचे थे ईरान के बुलावे पर, डोनाल्ड ट्रंप तो यहां तक कह देते हैं कि हम चाहें तो एक झटके में इन सबको खत्म कर देते हैं। तो ये बयान, उकसावे के बयान भी, और एक क्लैरिटी इनमें नहीं दिखाई देती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्लैरिटी डे वन से कहीं भी आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में कहीं भी नहीं है, उनकी कथनी और करनी में काफी अंतर रहा है। लेकिन अगर आप इनके बयान इस समय देखेंगे, जो इस समय बयान दिया उन्होंने, इससे साफ पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप को काफी बौखलाहट है। बौखलाहट की वजह दो है। आप देखिए, लगातार जब से जंग हुई, 40 दिन की जंग के बाद उनके पास जो भी हथियार था, न्यूक्लियर वेपन को छोड़कर सब हथियार उन्होंने इस्तेमाल कर दिए, लेकिन कहीं भी जो हौसला जो है पस्त नहीं कर पाए ईरान का, क्योंकि वो लगातार ये कहते हैं कि हमने ईरान की आर्मी को खत्म कर दिया है, उनकी नेवी को खत्म कर दिया है, उनकी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी को खत्म कर दिया है। लेकिन जब जब उन्होंने वार किया है, पलटवार ईरान ने किया है, और पलटवार क्या किया है, अमेरिका के उन एयर बेसिस पर किया जो खाड़ी में है। और आप देख सकते हैं इस समय अमेरिका अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए गल्फ कंट्रीज को भी एक अंदाजा हो गया है कि उनको ईरान के साथ एक अच्छे रिश्ते बनाने होंगे, क्योंकि वो खाली अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकते सिक्योरिटी को लेकर। और दूसरी एक चीज है, नेटो मुल्क भी बिल्कुल अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें। पहले ज्योग्राफी की वजह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो था ईरान के कब्जे में था, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत एक हिसाब से इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज की चाबी जो है अमेरिका ने ईरान के हवाले कर दी है। यही एक वजह है कि किसी भी शिप को वो उनके अलाइनमेंट के हिसाब से ही चलने दिया जाता है। अगर कोई वो असाइन पाथ यूज नहीं करता तो उस पर हमला कर दिया जाता है। इससे साफ पता चलता है कि जो जंग के बाद जो है एक मजबूत राष्ट्र की तरह जो है ईरान उभरा है, और कमजोर मुल्क की तरह जो है अमेरिका देखा जा रहा है। अमेरिका की इमेज जो पूरी तरह से जो है साख पर लगी हुई है। यही वजह की काफी बौखलाहट है। वो कह रहे हैं कि सीज फायर ओवर है, और उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं लौटती हूं आपके पास प्रदीप। हमारे साथ प्रमित मकोड़े साहब भी इस वक्त मौजूद है। प्रमित मकोड़े जी, अब बड़ा सवाल यहां पर यह है, डोनाल्ड ट्रंप ये कहते थे कि 6000 साल पुरानी सभ्यता को हम नष्ट कर देंगे, एक रात में नष्ट कर देंगे, लेकिन ईरान आपके सामने टिका रहा, जबकि उनकी पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो सैन्य लीडरशिप है, उसको अमेरिका ने, इजराइल ने ओवरनाइट खत्म कर दिया। उसके बावजूद भी आज तक वो अमेरिका के सामने टिका हुआ है। इन सब के बीच जब हम डोनाल्ड ट्रंप की परिस्थिति देखते हैं, वो अपने घर में गिर गए अमेरिका में, रेटिंग्स का, अप्रूवल रेटिंग्स का कम होना, दुनिया में नेटो के साथ ही नहीं खड़े हैं साथ पर, उन पर नाराजगी जता रहे हैं, फ्रांस ने साथ नहीं दिया, उस पर नाराजगी जता रहे हैं। इन सब के बीच अब ये कहना कि हम फिर से वॉर में जाएंगे या सीज फायर खत्म है, क्यों दुनिया गंभीरता से ले डोनाल्ड ट्रंप को? मैडम, ये आपने मल्टीपल चीजें इसमें कही कि नेटो के साथ उन्होंने क्या कहा, ईरान अभी भी डटा हुआ है, ये बहुत अलग अलग चीजें हैं। और आपने उनकी बातों को भी एक तरह से गंभीरता से न लेने की बात कही। तो देख, प्रेसिडेंट ट्रंप या अमेरिका का प्रेसिडेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रेसिडेंट, अमेरिका का प्रेसिडेंट जब भी कहता है तो उसको पूरी दुनिया को गंभीरता से लेना ही चाहिए, बिकॉज बाय फार अमेरिका इज
economic power, knowledge power, and most importantly the most powerful military is America military. इसमें किसी को किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। जब आप कहते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि पूरी ईरान को हम 7 दिन में या 1 दिन में बिठा देंगे, तो वाकई अमेरिका के पास वो शक्ति है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल मिलिट्री, एक रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी के तहत अमेरिका कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करेगा। दैट दे विल डिस्ट्रॉय इट। इट इज द साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कि हमारे पास वो ताकत है कि हम खत्म कर सकते हैं। लेकिन आज भी आपने देखा होगा कि जो 80 से ज्यादा अटैक पहले ये अटैक कब क्यों चालू हुए? सीज फायर एक तरह से खत्म करने की IRGC और ईरान के द्वारा कोशिश की गई, बिकॉज उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कमर्शियल शिप्स को 3 कमर्शियल शिप्स पे उन्होंने अटैक किया। सो इमीडिएटली द मैसेज वाज क्लियर कि वो लोग सीज फायर नहीं चाहते हैं और पूरी दुनिया को एक तरह से पूरी दुनिया की लॉजिस्टिकल चेन को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, जिसका इंडिया पे भी जबरदस्त इंपैक्ट होगा। उसके रहते अमेरिका ने रिटेलिएट किया, अटैक किया और अगेन रिस्पॉन्सिबल तरीके से सिविलियंस पे अटैक नहीं किया गया, केवल टारगेट किए गए मिलिट्री टारगेट्स, एंड नॉट ओनली 80 से ज्यादा टारगेट किए, तो उनको फिर से दिखा दिया गया कि हाउ कैपेबल अमेरिकन मिलिट्री इज। सो पीस थ्रू स्ट्रेंथ इज अमेरिकाज मैसेज, पीस थ्रू स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेटेजी ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप एज वेल, और उसी के तहत ये पूरा काम हो रहा है, उसी के तहत ये पूरी एक्शंस हो रही है। एंड ये तो केवल, मैं बार बार कहता हूँ, ये टीवी प्रोपेगेंडा की बात है कि ईरान जीत रहा है या ईरान जीत सकता है। मैडम, ड्यूरेशन ऑफ वॉर when you are not attacking civilians, you can sustain for couple of months, but that doesn't mean at all कि आप अमेरिका से किसी भी प्रकार से मिलिटरीली जीत सकते हैं। मेजर जनरल AK सिवाज, मुझे लगता है इस पर आप जरूर रिस्पॉन्ड करिए, क्योंकि जब बात अमेरिका और ईरान के आमने सामने खड़े होने की होती है तो डिप्लोमेटिकली जो नैरेटिव ईरान ने पूरी दुनिया में सेट किए हैं, और इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप के बयान जब जैसे जैसे बदले हैं, दुनिया इन्हें भी तो आंकेगी, इन्हें भी तो पढ़ेगी। हाँ बिल्कुल, देखो मीनाक्षी, जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी बोला है, उन्होंने सुमोटो नहीं बोला, उनसे क्वेश्चन पूछा गया तब उन्होंने रिस्पोंड किया है कि ये सीज फायर अभी खत्म है और MOU भी खत्म है। तो मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी ये लड़ाई दोबारा स्टार्ट होगी। इसके 3-4 रीजन, ये जो कल रात को हुआ जहां पर ईरान ने 3 कमर्शियल शिप पे हमला किया और पलटवार किया, अमेरिका ने इनके बंदर अब्बास और कासम और बाकी 80 टारगेट्स को, और उसके बाद फिर ईरान ने जो कुवैत और बहरान में जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है अमेरिका वहां किया, ये कोई नई चीज नहीं, ये पहले भी हमला करते रहे हैं ऐसे। तो मुझे लगता नहीं कि ये वजह हो सकती है कि दोबारा ये सीज फायर टूट के और ये लड़ाई दोबारा स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आप याद रखो अभी ये जो अंकारा के अंदर NATO कंट्रीज भी हैं, बैक चैनल डिप्लोमेसी भी है, एक प्रकार से क्वेश्चनिंग का ये कैसे पोस्चरिंग है, ईरान को ये बताने की कोशिश है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में दखल अंदाजी ना करे, क्योंकि ईरान जो है वो मान नहीं रहा, वो कह रहा है कि वहां से शिप वही जाएगी जो डेजिग्नेटेड रूट जो ईरान दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं। अब बात आती क्या मिलिट्री पावर अमेरिका की ज्यादा है ईरान के बिनिस्बत? अभी देखो, पहले तो उन्होंने अमेरिका और इजराइल ने दोनों ने अंडर एस्टिमेट किया ईरान की कैपेबिलिटी, और इसके कारण मुझे लगता है अमेरिका दलदल में फंस गया था, और डोनाल्ड ट्रंप दोबारा कभी नहीं जाएंगे कि ये लड़ाई में स्टार्ट हो। उसकी वजह यह है कि उनके जो वेपन्स हैं, उनका जो स्टॉक्स है वो भी काफी कम हो गए, और अभी जो ईरान है उसका 60 to 70% वेपन खत्म हुआ, 30-40% है। तो ऐसे में अगर ये लड़ाई दोबारा स्टार्ट होती है, मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में, और इसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी गिरती जा रही है, मुझे लगता है ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर उठाया सर, और इस पर मैं एम्बेसडर प्रभुदयाल जी आपसे जवाब चाहूंगी, क्योंकि देखिए टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, इसलिए क्योंकि देखिए 28 फरवरी को खामनेई साहब को मारा गया, और 9 जून को जब उन्हें दफन किया जा रहा था, तो उसके एक दिन पहले इतने बड़े हमले और सीज फायर खत्म होने का संकेत, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ये फ्यूनरल में इतनी भीड़ उमड़ी है, और जिस तरह से सड़कों पर आप देखिए जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, दुनिया के जो प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे हैं, कहीं ये डोनाल्ड ट्रंप को बेचैन तो नहीं कर रहा है? नहीं, ये फ्यूनरल की टाइमिंग से मेरे ख्याल से ये जो अभी रिसेंट एस्केलेशन हुआ है इसका ताल्लुक नहीं है। असली बात यह है कि ईरान ने जब 3 शिप्स पे अटैक किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास, तो जो अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की वो बहुत जबरदस्त की। देखिए लगभग 80 फ्यूनरल की बात सर मैंने इसलिए उठाई क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट भी है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर 1 करोड़ लोग जो है सड़कों पर उमड़ आएंगे जनाजे में शामिल होने के लिए। हमें लगा था कि वहां के लोग लीडरशिप को पसंद नहीं करते हैं। ये भी उनका स्टेटमेंट रहा है डोनाल्ड ट्रंप का।
जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने शायद ये गलत अंदाजा लगाया कि ईरान के लोग जो हैं वो पूरी तरह से हुकूमत को अपोज करेंगे, क्योंकि पहले जरूर ऑपोजिशन हो रहा था, लेकिन जब अमेरिका के अटैक शुरू हुए ईरान पे तो वहां का आम आदमी भी गवर्नमेंट के सपोर्ट में आ गया, क्योंकि ईरान में नेशनलिज्म बहुत ज्यादा है। वो जरूर चाहते हैं कि रिजीम चेंज हो, बहुत से लोग चाहते हैं, सब नहीं, बहुत से लोग चाहते हैं, लेकिन जब एक फॉरेन पावर के साथ टक्कर की बात होती है तो वो यूनाइटेड हो जाते हैं, और बहुत हद तक हमने देखा। अब देखिए क्या ये लड़ाई बढ़ेगी या नहीं, ये जरूर जैसा जनरल शहबाज साहब ने कहा कि उनको लगता है कि नहीं बढ़ेगी, उनके मुंह में घी शक्कर, कोई नहीं चाहता है कि ये लड़ाई बढ़े, लेकिन जिस तरह से हालात बनते जा रहे हैं, ट्रंप साहब ने जो बयानबाजी की है, इसके अलावा जो 80 बड़े अटैक्स किए, उसके बाद ईरान ने रिटेलिएटरी अटैक किए, इससे सीज फायर तो बिल्कुल तबाह हो गया। अभी सीज फायर नहीं है, और जहां तक मिलिट्री एक्सपर्ट उस रीजन में है, उनका कहना है दोनों साइड्स की तैयारी अब इस तरह से चल रही है कि लगता है युद्ध और बढ़ेगा। ठीक है मेजर जनरल AK सिवाज सर, अभी बहुत सी बातें हथियारों पर भी निकल कर आती हैं। कई एक्सपर्ट्स ने कहा कि जिस तरह से ईरान ने ये युद्ध लड़ा और अमेरिका की जो सैन्य शक्ति है या जो हथियारों का पूरा जखीरा उनके पास है, न्यूक्लियर ही सिर्फ हथियार जो है इस्तेमाल नहीं हुए, बाकी तो सारी चीजें इस्तेमाल हुई ही हैं। इस दौर में लड़ाई जिस तरह से लड़ी गई, उसने न्यू एज वॉरफेयर की जब बात होती है, वहां पर जो हथियार इस्तेमाल होते हैं उन सब पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए। तो आज की तारीख में अब अगर फिर से दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है तो कितना समय लंबा ये युद्ध खिंच सकता है, रिसोर्सेज क्या है, किसके पास कितने? हाँ बिल्कुल, देखो मीनाक्षी, एक चीज समझनी पड़ेगी, ये समझना कि ईरान को चोट नहीं लगी राउंड 1 में वो गलत होगा, उसको भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई। मगर ईरान ने किया क्या है, ईरान ने इस लड़ाई को एसिमेट्रिक वारफेयर कर दिया। उसको मालूम था उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी इतनी नहीं है जितनी वो अमेरिका और इजराइल की है, मगर उसने दो चीजें की। एक तो उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, उससे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डगमगा गई और वो एक उसके पास टूल अवेलेबल होगा। दूसरा उसने ये किया जो पलटवार किया मिलिट्री बेसिस में ये खाड़ी के देशों में। तो जब खाड़ी के देशों पे हमला हुआ तो ये सच्चाई है कि अगर कल को लड़ाई दोबारा स्टार्ट होती है तो ये भी सच है कि जो ईरान है खाड़ी देश के एनर्जी सेक्टर को बर्बाद कर देगा, इनके डिसैलिनेशन प्लांट को बिल्कुल खत्म कर देगा, टूरिज्म बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो ये सच्चाई है, कहीं ना कहीं ईरान को ये पता लग गया है कि एसिमेट्रिक वारफेयर से कि दुखती हुई नब्ज क्या है, और वो दो ही हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज और मिडिल ईस्ट खाड़ी देश जहां पर मिलिट्री बेसिस है। अगर अभी ये लड़ाई स्टार्ट होती है तो ये बहुत ही वर्ल्ड की एक प्रकार इकोनॉमी को डगमगाएगी। ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी फिर इसका कहना मुश्किल है, पर मुझे पूरा विश्वास है ये लड़ाई दोबारा नहीं स्टार्ट होगी। जो कल हुआ रात को ये पहले भी हो चुका 2-3 बार, क्योंकि ये लड़ाई तो अमेरिका ने तो स्टार्ट की नहीं, ये तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर 3 कमर्शियल शिप पे ईरान ने हमला किया, अमेरिका ने उसके बाद 80 जगह हमला किया, उसके बाद ईरान ने जो है बहरीन और कुवैत के अंदर किया, उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि एक पोस्टरिंग है, एक दबाव डाल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो भी अंकारा में जो नाटो की मीटिंग में, और बैक चैनल डिप्लोमेसी चली है। ईरान को यह बताया जा रहा है कि अगर आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे या आप डेजिग्नेटेड रूट से करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप बड़ा खुलकर कह रहे हैं कि ईरान की लीडरशिप झूठी है और धोखेबाज हैं। जब इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है मौलाना नजर अब्बास रिजवी साहब, सवाल फिर इसी बात पर उठता है कि जिस तरह से ईरान ने हॉर्मुज पर कंट्रोल करके रखा है, वो कहीं ना कहीं दुनिया के बाकी देशों को भी अपसेट करता है कि ये ब्लैकमेलिंग क्यों हो रही है। अगर बात सुलझानी है, बातचीत की टेबल पर आना है, तो खुलकर इस पर साफ स्पष्ट तरीके से बात हो। इंटरनेशनल वाटर्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? 9 दिन चले अढ़ाई कोस वाली बात है। 4 महीने से यही बात हो रही है कि स्टेट ऑफ ईरान का हक है, उसका टेरिटोरियल वाटर है, और MOU के अंदर भी यही बात लिखी गई है कि ईरान का कंट्रोल रहेगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। लेकिन बाद में वही घुमा घुमा के ट्रम्प
और ट्रम्प का झूठ और ट्रम्प के बार बार अपनी बात से मुकर जाना। MOU के कितने सारे ऐसे पॉइंट्स पे अमल नहीं किया गया। लेबनान के अंदर अभी तक जो है हिंसा नहीं रुकी है, लेबनान से इजराइल बाहर नहीं निकला है, बार बार धमकी दी गई है जो कि MOU का जो वायलेशन है। पैसे की जो बात थी, अभी तक $300 बिलियन की कोई बात नहीं की है, 12 बिलियन फ्रोजन एसेट्स भी अभी तक नहीं छोड़े गए। तो जो MOU के मेन पॉइंट्स है उन पे भी अमल नहीं किया गया है, तो कहीं से भी ये सीज़फायर ज्यादा लंबे टिकने वाली नहीं थी। साथ ही साथ ये बात जो कही जा रही है ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कंट्रोल करना चाह रहा है, इस बात तो MOU में यही डिस्कस हुआ था कि ईरान का कंट्रोल रहेगा, ईरान और ओमान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे। बाद में फिर आगे इस बात को उठाना ही बताता है कि ट्रम्प जो है वो सिर्फ टाइम सेव करना चाह रहे थे। शायद उनके लिए वर्ल्ड कप का फुटबॉल कप जो है वो फुटबॉल का वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको निकालना चाह रहे थे। उसके अलावा एक बात जो भी यहाँ पे हमारे एक पैनलिस्ट ने कही कि ईरान के अंदर विरोध हो रहा था, तो आप उसके सारे वीडियोस मिला के भी देख लें तो 1 लाख से भी ज्यादा तादाद उन लोगों की भी है जो जनवरी में आके विरोध कर रहे थे। तो सभी लोग हैं करोड़ों की तादाद में, 20 से 25 मिलियन यानी 2 से 2.5 करोड़ लोग तकरीबन सिर्फ ईरान के अंदर। और इराक के अंदर से जो तस्वीरें आ रही हैं, आज तक तारीख में हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है कि किसी एक मुल्क का नेता जो है वो दूसरे मुल्क में जाए, जनाजे को लेके जाया जाए और वहां पे 1 करोड़ की तादाद में आए। तो ये बताता है कि आयतुल्लाह खामनेई सिर्फ एक लीडर नहीं थे, बल्कि एक शफीक वालिद की तरह लोग उनको चाहते थे। न सिर्फ ईरान के अंदर बल्कि पड़ोसी मुल्कों के अंदर भी उनको बहुत पसंद किया जाता था। तो अमेरिका का ये नैरेटिव कि ये डिक्टेटर है, ये क्रूर शासक है, ये सारा खत्म हो गया है। इसी वजह से ट्रम्प फ्रस्ट्रेटेड है और ट्रम्प चाह रहा है किसी तरीके से फिर बयानबाजी देके जंग को शुरू किया जा सके या एक माहौल बनाया जा सके। इस फ्यूनरल ने, इस जनाजे ने ट्रम्प को और ट्रम्प रिजवी साहब वहीं पर उसी जगह पर मौजूद है जहां पर दफनाया जाना है खामनेई साहब को। बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। देश की साइबर सिटी गुरुग्राम जहां पहली बारिश ने शहर की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी, सड़कें पानी से भर गई, पूरा शहर ट्रैफिक जाम की गिरफ्त में आ गया। तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। तेज बारिश के बाद गुरुग्राम में बुरा हाल हो गया, जगह जगह वाहनों की लंबी कतारें और ऐसे में हजारों लोग घंटों जाम में फंसे रहे। कई जगह तो बड़ी बड़ी गाड़ियां गड्ढों में फंस गईं। हर बारिश के वक्त गुरुग्राम का इस तरह से इस परिस्थिति में फंसना ये कोई नई बात नहीं, लेकिन क्यों ये हालात सुधर नहीं पाते, ये सवाल बना हुआ है। पहली ही बारिश के बाद देखिए पूरे इलाके की हालत क्या हो गई। 8 किलोमीटर लंबा जाम का सामना लोगों को करना पड़ा। जहां तहां बड़े बड़े गड्ढे सड़कों पर, जहां पर गाड़ियां फंस गई, एक्सीडेंट्स हुए। गुरुग्राम में बारिश किसी आफत से कम नहीं है। चंद घंटों की बरसात में ही इस चमचमाती मिलेनियम सिटी की पोल खुलती नजर आई। जहां एक तरफ ऊंची ऊंची कांच की इमारतें हैं, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं, वहीं दूसरी तरफ यहां का ड्रेनेज सिस्टम है जिसने पहली ही बारिश में दम तोड़ दिया। सड़कें स्विमिंग पूल बनी तो इन सड़कों पर चलती लग्जरी गाड़ियां नाव बन गईं। गुरुग्राम की इस बारिश में विकास के सारे दावे पानी में बहते हुए दिखाई दिए। इस वक्त जो हम मौजूद हैं गुरुग्राम के सेक्टर 15 में, और ये जो इलाका है वो पॉश इलाकों में से गिना जाता है। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है, गुरुग्राम का जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो सिर्फ इस साल नहीं, साल दर साल जो है वो एक परेशानी का सबब बनता रहा है। हमेशा हमने देखा कि जब भी थोड़ी बहुत भी अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर सड़कों पर जो है वो जल भराव हो जाता है। आप देखें इस वक्त जब हम सेक्टर 15 में मौजूद हैं, ये भी जो इलाका है पॉश इलाका में से गिना जाता है, लेकिन आप देखिए वाटर लॉगिंग की, जल भराव की जो समस्या है वो यहां पर भी है। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा परेशानी वाहन चलाने वालों को उठानी पड़ी। हाईवे पर 8 किलोमीटर लंबा महाजाम लगा रहा, जिसके बाद हाईवे पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। इस वक्त हम मौजूद हैं NH-48 पे, और NH-48 जो है वो दिल्ली को जयपुर से जोड़ता है। मेरे ठीक सामने की तरफ अगर आप देखें तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर लंबा जो है वो जाम लग चुका है। हमें दिल्ली से यहाँ तक पहुँचने में तकरीबन 45 से 50 मिनट जो है
लग गए धौला कुआं से यहाँ तक पहुँचने में। अभी भी आप देखें तो ट्रैफिक की जो रफ्तार है वो काफ़ी स्लो है क्योंकि रोड पे ब्लॉकेज है। कल शाम हमने देखा कि गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद, मानसून सीज़न के आगमन के बाद अगर देखें तो ये जो सड़क है ये यहाँ पर पूरी तरीके से टूट गई थी, बैठ गई थी, जिसके बाद NHAI के अधिकारी भी आते हैं, यहाँ पर NHAI के वर्कर्स भी आते हैं और इसको जो है वो ठीक कराने का जो प्रक्रिया है वो शुरू किया जाता है। गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई। गुरुग्राम के कादीपुर और हरसारू इलाके में 42 mm बारिश बरसी तो गुरुग्राम तहसील में 76 मिलीमीटर, मानेसर में 50 मिलीमीटर, वजीराबाद में 49 मिलीमीटर, फर्रुखनगर में 27 मिलीमीटर, गुरुग्राम के सेक्टर 10 और 10A में 35 मिलीमीटर बारिश हुई। पटौदी और सोहना में 26 मिलीमीटर बारिश हुई और बादशाहपुर में 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं इस बारिश से गुरुग्राम के तापमान में गिरावट आई है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बना हुआ है। हालांकि कई प्रमुख सड़कें और रिहायशी इलाकों में पानी भरने से परेशानी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी लगातार बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर पहली तेज बारिश में ही गुरुग्राम की ये स्थिति हो गई है तो लगातार बारिश के दौरान हालात कितने गंभीर हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो आपने गुरुग्राम की हालत देखी, लेकिन अब आपको गुजरात ले चलते हैं। वहां पर नवसारी में बारिश से बुरे हालात हैं। पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हो गए। निचले इलाकों में 8 से 9 फीट तक पानी भरने की खबर है। बाढ़ बारिश से 300 से ज्यादा परिवारों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। नवसारी में आज भी रेड अलर्ट, प्रशासन और नगर पालिका हाई अलर्ट पर है। 8 से 9 फीट तक निचले इलाकों में पानी भरने की खबर आ रही है, जिसकी वजह से 300 से ज्यादा परिवार हैं जिन्हें रेस्क्यू कराना पड़ा है और सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। नवसारी में आज भी बारिश का रेड अलर्ट घोषित किया गया है। नवसारी जिले में लगातार 2 दिन से तेज बारिश हो रही है। अब तक जिले में 16 इंच जितनी बारिश हो चुकी है। भारी बारिश के चलते नवसारी शहर के रिहायशी इलाकों में जल भराव की स्थिति का निर्माण हुआ है। शहर के बैसतखाड़ा विस्तार, काशीवाड़ी विस्तार, मिथिला नगरी विस्तार, शांता देवी विस्तार, ऐसे जो निचले इलाके हैं वहां पर जल भराव की स्थिति का निर्माण हुआ है। अभी हम खड़े हैं जो काशीवाड़ी विस्तार है, यहाँ पर 500 जो घर है वहां पर पानी भरा हुआ है। 3 से 4 फुट जितना पानी भरा हुआ है। रात भर यहाँ पर पानी भरा हुआ था और लोगों की मुश्किलें ज्यादा हो रही है यहाँ पर। हालांकि प्रशासन की ओर से तमाम स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अभी तक देखा जाए तो ये जो बाढ़ का जो पानी है उसका जो जलस्तर है वो घट नहीं रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने स्कूल और कॉलेज को बंद रखा गया है। हालांकि प्रशासन की ओर से लोगों को सूचना भी दी गई है कि वो अपने काम के अलावा घर से बाहर ना निकले। परिमल मकवाना, NDTV इंडिया, नवसारी। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको कुछ और तस्वीरें यहाँ पर दिखाते हैं जो बारिश और बाढ़ की वजह से देश के अलग अलग हिस्से प्रभावित हुए हैं। सड़कों पर पानी भरा है। घुटनों तक लोग पानी में डूबकर निकल रहे हैं। जेसीबी से रेस्क्यू हो रहा है। ये गुजरात के अलग अलग हिस्सों का हाल है। ये गुजरात का सूरत शहर है। तेज बरसात ने इसका क्या हाल कर दिया है वो इन तस्वीरों में दिख रहा है। जगह जगह पानी भरा है। शहर की रफ्तार थम गई है। शहर के निचले इलाकों में कई जगह घुटने तक पानी भर गया है। यहाँ के प्रमुख अंडरपास में इतना पानी भर गया कि तालाब जैसा ये दिखने लगा। ये सूरत का जो उधना इलाका है और ये रेलवे अंडरपास है जो उधना से लिंबायत क्षेत्र को जोड़ता है। और इस वक्त की आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर जो है वो जलभराव है और ये जलभराव
तकरीबन कमर तक के पानी जितना यहाँ पे जल भराव है। और यहाँ से भी लोग अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो गुजारने के लिए यहाँ से जो साइकिल सवार है वो यहाँ पे एनडीटीवी के कैमरे में गुजरते हुए कैद हुए थे। तो कहीं ना कहीं जो प्री मानसून की कार्यवाही है प्रशासन द्वारा जिस तरह से करने का जो दावा किया गया था, वो प्री मानसून की कार्यवाही का कहीं ना कहीं पोल खुलते हुए नजर आ रहा है। लगातार बारिश के चलते सोमवार शाम एक दर्दनाक घटना हुई। शुजात खान स्ट्रीट में रहने वाले 28 वर्षीय आजम घर लौट रहा था, लेकिन घर में लोहे की सीढ़ी में करंट फैल गया। आजम फंस गया। उसे बचाने के लिए 43 साल का सलमान पहुंचा, लेकिन दोनों ही चिपक गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दोनों की मौत हो गई। आपका घरों के अंदर करंट है। मैं बाड़ी में भी मैंने छुई ना कि देखो बाड़ी में भी करंट, दरवाजा को कुंडी में भी करंट। मेरा आदमी तो उसको बचाने के चक्कर में रह गए। बरसात के इसमें इसके घर में पानी घुस गया था इनके पड़ोसी में, तो उनके पड़ोसी को करंट लगा, तो वो वहाँ से डाई मारा, तो बोला कि सलमान मुझे बचा। मैंने मेरे मामा को बोला, तो मेरे मामा बचाने गए तो दोनों की डेथ हो गई। भारी बारिश में सूरत के ड्रेनेज सिस्टम पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं लोगों से अपील की जा रही है कि अनावश्यक यात्रा से बचें, सतर्क रहने की भी अपील की जा रही है। दक्षिण गुजरात के वलसाड जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। वापी शहर स्थित जिले के कई हिस्सों में तेज बारिश के कारण हालात बिगड़ गए हैं। कुछ ही समय की भारी बारिश में निचले इलाकों और प्रमुख सड़कों पर जल भराव हो गया है। लगातार बारिश के चलते शहर की सामान्य दिनचर्या पर भी असर पड़ा है। बाजारों और व्यावसायिक क्षेत्रों में लोगों को आवाजाही कम हो गई है। मौसम विभाग ने वलसाड जिले में आने वाले समय में भारी बारिश की संभावना जताई है। अब ये तस्वीरें देखिए, गुजरात के अमरेली से आई हैं। एक जेसीबी पर कुछ लोग सवार हैं और यहाँ देखिए एक बुजुर्ग महिला दिख रही है। तस्वीरें अमरेली के समाधिलिया गांव की है। यहाँ पानी के चलते एम्बुलेंस पहुँचने में दिक्कत हो रही थी, तो जेसीबी का सहारा लिया गया। गांव का डैम ओवरफ्लो हो गया था। पुल पर पानी भरने से गांव वालों का निकलना मुश्किल हो गया था। फिर किसी तरह जेसीबी के सहारे से बुजुर्ग महिला को पुल पार कराकर अस्पताल ले जाया गया। अब आपको महाराष्ट्र की तस्वीरें दिखाते हैं। मॉनसून के बाद वहां पर कई ऐसे जिले हैं जो रेड अलर्ट में इस वक्त है। रत्नागिरी, नासिक में तेज बारिश की खबर है और इसकी वजह से जहां तहां जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। मुसीबत का मॉनसून कैसे साबित हो रहा है, महाराष्ट्र की ये तस्वीरें बता रही हैं, जहां पर बड़े बड़े पेड़ उखड़कर गिर गए लैंडस्लाइड की वजह से। और जहां तहां आपकी नजर जाएगी, आप लैंडस्लाइड के बाद मलबा आपको फैला हुआ दिखाई देगा। इसी बीच रेस्क्यू टीम्स वहां पर तेजी से काम करते हुए लोगों को सुरक्षित दूसरी जगहों पर शिफ्ट भी किया गया है। मॉनसून का कहर जारी है। नासिक में उफान पर गोदावरी नदी तेज बहाव में बहा अस्थायी शेड। ऑफिस और कुंभ के लिए बनाया गया था ये अस्थायी ऑफिस, जो इस लैंडस्लाइड के बाद बह गया। देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून पूरी ताकत दिखा रहा है। महाराष्ट्र के नासिक, पुणे से लेकर गुजरात के नवसारी तक बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। कहीं नदियां उफान पर हैं, कहीं सड़कें धंस गई हैं, तो कहीं भूस्खलन और जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बारिश की ये तस्वीरें देश के अलग अलग राज्यों से हैं, लेकिन हर राज्य की कहानी एक ही है और वो है मूसलाधार बारिश और उससे पैदा हुई परेशानी। महाराष्ट्र के नासिक, पुणे, हरियाणा के गुरुग्राम समेत गुजरात के कई हिस्सों में भी मानसून का कहर देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। महाराष्ट्र के नासिक की तस्वीरें देखिए। बढ़ता हुआ जलस्तर बता रहा है कि हालात कितने बेकाबू हो चुके हैं। लगातार बारिश के चलते त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र से जुड़ी वशिष्ठ नदी उफान पर है। कई इलाकों में जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच पुल आ गया, जिससे लोगों के आवागमन पर असर पड़ा है। अगली तस्वीर भी नासिक से ही है, जहां भारी बारिश के बाद सड़कें टूट गई हैं, जिससे एक बस फंस गई। लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र के पुणे में भी बारिश का कहर इस कदर देखने को मिला कि बारिश का पानी ब्रिज तक पहुंच गया। भारी बारिश का असर सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहा।
जिले में 22 स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं दर्ज की गयी। कई सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ और प्रशासन को जोखिम वाले इलाकों से लोगों को निकालना पड़ा। ये तस्वीरें गुजरात के नवसारी की हैं, जहां लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। दक्षिण गुजरात के कई इलाकों में कुछ ही घंटों में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई, जिसके बाद कई निचले हिस्सों में पानी भर गया। अभी हम खड़े हैं जो काशीवाड़ी विस्तार है, यहाँ पर 500 जितने जो घर है वहाँ पर पानी भरा हुआ है। 3 से 4 फुट जितना पानी भरा हुआ है। रात भर यहाँ पर पानी भरा हुआ था और लोगों की मुश्किलें ज्यादा हो रही है यहाँ पर। अगली तस्वीर भी गुजरात के नवसारी से ही आई है, जहाँ बाढ़ के पानी के बीच एक बस फंस गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मिलकर बस को जेसीबी की सहायता से बाहर निकाला। बाढ़ बारिश के बाद की ये तस्वीरें नवसारी की हैं। ड्रोन की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाढ़ बारिश का पानी किस कदर शहर में भर चुका है। सड़कें पानी में डूबी हैं, घरों के आसपास जल भराव है और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नवसारी में भारी बारिश और बाढ़ के बीच उस समय अफरा तफरी मच गई, जब तेज बहाव में फंसने के बाद 2 युवक एक पेड़ पर चढ़ गए। नीचे उफनता पानी था, ऊपर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद, जिसके बाद दोनों युवकों को पूरी रात पेड़ पर ही बितानी पड़ी। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि मानसून अब गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के कई हिस्सों में सक्रिय हो चुका है। ऐसे में अगले कुछ दिन तक भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देश भर में मानसून का असर जिस तरह से दिखाई दे रहा है, उसमें इस वक्त राज्यों में हाहाकार की तस्वीर है। भारी बारिश की वजह से कहीं फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी हैं तो कहीं सड़कें पानी में डूब गई हैं। केरलम के वायनाड में लैंडस्लाइड से 5 लोगों की मौत हो गई। रेस्क्यू अभियान जारी है। महाराष्ट्र में मौत का आंकड़ा 13 तक पहुंच गया है। गुजरात की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जहां बारिश ने भारी तबाही मचाई है। इसके अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, असर सभी जगह। वायनाड में मॉनसून की जो तस्वीर है, उसके बाद लैंडस्लाइड ने जिंदगी को मलबे में बदल दिया। तलाश वहां जारी है। एनडीटीवी भी वायनाड में मौजूद है। ऋतुराज पुरोहित की रिपोर्ट देखिए। टीवी इंडिया की टीम जो है लगातार यहाँ पर मौजूद है वायनाड के मेपाडी इलाके में, जहाँ पर जो है ये लैंडस्लाइड हुआ है। ठीक यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अभी भी जारी है। एनडीआरएफ टीम, एसडीआरएफ टीम, वहीं केरल की पीडब्ल्यूडी टीम के साथ ही जो है केरला फायर एंड रेस्क्यू सर्विस टीम भी जो है लगातार जुटी हुई है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। जो इस मलबे में दबे हुए 5 लोगों की जो बॉडी है वो रिकवर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। दरअसल एनडीआरएफ टीम के लिए जो है 2 टीम यहाँ पर जुटी हुई है। आप इस दृश्यों के द्वारा देख सकते हैं कि किस तरीके से कहीं मुश्किलें उनको भी हो रही है, क्योंकि तेज बारिश है एक तरफ और हवा भी है जो है बड़ी जोरों से यहाँ पर दिखाई दे सकती है आपको। आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जेसीबी जो है वो अभी यहाँ पर काम करना शुरू कर चुकी है। तो दरअसल अभी ये बताया जा रहा है कि इस मलबे के नीचे जो है 5 बॉडी के होने की शंका है, उसी को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन दरअसल जारी है। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, बट अब तक जो है एक भी बॉडी रिकवर नहीं हुई है। तो मुश्किलें उनके लिए भी बढ़ती ही जा रही है। वहीं जो है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने तो अपना हाथ जो है साफ तरीके से साफ कर दिया, ये बताते हुए कि उन्होंने सारे ही एसओपी और प्रोटोकॉल्स को दरअसल फॉलो किया था, जो उनको बताया गया था पूरी ठीक उसी तरीके से जो है काम यहाँ पर जारी था। वहीं जो है प्रशासन ये बता रहा है कि उनको दरअसल ऑलरेडी एक चुनौती दे दी गई थी कि ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन होने के कारण उनको जो है काम यहाँ पर अभी के लिए रोकना होगा। फिर भी काम यहाँ पर चलता गया, जिसके चलते जो है ये घटना यहाँ पर अभी सामने आई है। क्या अगर प्रोटोकॉल फॉलो किए गए होते ठीक तरीके से तो ये घटना जो है कहीं ना कहीं बचा सकती, इन लोगों की जान जो है दरअसल बच सकती थी। बट खैर अभी देखना होगा, क्योंकि ऑपरेशन अभी भी जारी है। किस तरीके से ऑपरेशन अब आगे बढ़ाया जाएगा, क्या कुछ होगा, वो दरअसल देखना होगा। कैमरामैन गोविंद के साथ ऋतुराज पुरोहित, एनडीटीवी इंडिया के लिए वायनाड से। पहाड़ से मलबा आ रहा है, तेजी से ये सड़क की ओर बढ़ रहा है। इस मलबे की चपेट में जो भी आ रहा है वो बर्बाद होता जा रहा है। लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। तस्वीरें केरल के वायनाड की हैं, जहां बारिश के बाद अब लैंडस्लाइड ने मुश्किल बढ़ा दी है। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे पानी और मलबे के साथ ये बड़ा सा ट्रक बहता हुआ सा आ रहा है। इसके आगे लोग भागते हुए जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा देखिए कैसे इस ट्रक के नीचे आते आते बचे ये 2 लोग। हालात ये थे कि 1 सेकंड की भी देरी होती तो ये ट्रक की चपेट में आ जाते, ये गिर जाते हैं।
लेकिन खुशकिस्मत थे कि ट्रक चंद सेंटीमीटर पहले रुक गया, वरना ये ट्रक के नीचे होते। वायनाड में लैंडस्लाइड का भयावह मंजर आसपास लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। वीडियो में नजर आ रहा है कि पहाड़ से पानी के साथ साथ भारी मात्रा में मलबा भी सड़क पर आ रहा है। वीडियो में लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक लैंडस्लाइड के बाद तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। हादसे को लेकर राज्य के सीएम वी.डी. सतीशन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। केरल के मंत्री टी. सिद्दीक ने कहा कि ये प्राकृतिक लैंडस्लाइड नहीं है, बल्कि लापरवाही का नतीजा है। ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मॉनसून से तबाही पर आपको रिपोर्ट्स आगे भी दिखाते रहेंगे। फिलहाल वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का है। एनडीटीवी पर खबरें आगे भी जारी रहेंगी।